घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए आरओ का प्रयोग किया जाता है। आरओ का पूरा नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। घर में ही है। आज का जो टॉपिक था जब गजब गजब का टॉपिक था। ये देखो, ये आ गया क्वेश्चन। देखो 2022-2023 में देखो, जो भी 30-32 दिन बचे हुए हैं मन लगा कर पढ़ लो, है ना। 30 दिन में अगर आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो परसेंटेज तो गजब का आएगा। द टॉपर्स जोन मिशन 30 में आप सभी बच्चों का जो है स्वागत है। इससे पहले जो है बिलेन के बारे में कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा जो है किया जा चुका था। बताया था नॉर्मलता क्या है, मोलरता क्या है। नॉर्मलता मोलरता में संबंध भी बता चुका हूँ। मोलरता और मोलरता में क्या संबंध होता है इसको भी डेरिवेशन के माध्यम से बता चुका हूँ। आज बिलेन का बहुत गजब का टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है बिलेन के अर्थसंग गुणधर्म। बिलेन के अर्थसंग गुणधर्म में हमको ये जानना है कि बिलेन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो बिलेन के कणों की संख्या प्रतिशत बिलेन के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुणधर्म को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, अर्थात अर्थसंग गुणधर्म कहते हैं। गजब का टॉपिक है, तो हेडिंग लगाइएगा बिलेनों के अर्थसंग गुणधर्म। यूपी बोर्ड में कई बार इसमें जो क्वेश्चन बने भी हैं और इस टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन में आए भी हैं, तो हेडिंग लगाइएगा अर्थसंग गुणधर्म, इंग्लिश में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। जो बिलेन होता है इसके दो घटक होते हैं, एक विलय एक विलायक। एक विलय एक विलायक। तो बिलेन के वह भौतिक गुण जो बिलेन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक, बिलेन के वह भौतिक गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे गुणधर्म को अर्थसंग गुणधर्म कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बना कि बिलेन कितने आयतन का होना चाहिए, तो बिलेन एकांक आयतन का होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं बिलेन के वह भौतिक गुणधर्म जो बिलेन के एकांक आयतन में, कितने आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे गुणधर्म को अर्थसंग गुणधर्म कहते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए देखिए। एक हो सकता है ये पराशर दाब है, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन है, तीसरा हिमांक का अवनमन है और चौथा वाष्पदाब अवनमन है। अगर आपको इसको लिखना हो डिफिनीशन तो याद रखिएगा, ये लिख दिया है बिलेन के वह भौतिक गुणधर्म जो बिलेन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं, अर्थसंग गुणधर्म कहते हैं। पहला कौन है, पराशर दाब। दूसरा कौन है, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा कौन है, हिमांक अवनमन। चौथा कौन है, वाष्पदाब अवनमन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में जो है कई बार इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बन जाते हैं। ये गजब गजब के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक, इसको जो है आज ही जाके तैयार कीजिएगा। ये लिख लिया होगा। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है ये। अगला टॉपिक है विलय के कणों की संख्या बढ़ाने पर। अगर आप जाने, इससे पहले हमने बताया है अर्थसंग गुणधर्म। अर्थसंग गुणधर्म जो है, कणों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो अर्थसंग गुणधर्म के कौन कौन से गुण बढ़ जाते हैं और कौन कौन से गुण जो है घट जाते हैं, इस पे ज़रा चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा, जो पहला है इसमें कि विलय के कणों की संख्या अगर बढ़ गई है तो परासरण दाब बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, परासरण दाब बढ़ जाएगा। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, यह भी बढ़ जाता है। तीसरा है वाष्पदाब अवनमन, यह भी बढ़ जाता है। और चौथा है हिमांक अवनमन, ये घट जाएगा। परासरण दाब बढ़ जाता है, क्वथनांक का उन्नयन बढ़ जाता है, वाष्पदाब अवनमन बढ़ जाता है, हिमांक का अवनमन घट जाता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ज़रा देखते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिए। अभी ये कह देगा कि कोई विलयन है, उसमें जो है कोई विलयन बनाया गया है, उसमें 1 मोलर सांद्रता वाला NaCl घुला हुआ है, 1 मोलर सांद्रता वाला Na2SO4 घुला हुआ है, 1 मोलर सांद्रता वाला ग्लूकोज घुला हुआ है और 1 मोलर सांद्रता वाला सुक्रोज C12
H22O11 घुला हुआ है। पूछेगा कि इनमें किस विलयन का प्रासरण दाब अधिक होगा। अब पूछ रहा है किस विलयन का प्रासरण दाब अधिक होगा, तो प्रासरण दाब एक अणुसंख गुणधर्म है। ठीक है, अणुसंख गुणधर्म है अर्थात विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है ना, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। एक बात और याद रखना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे, वो कभी आयनों में टूटते नहीं हैं। अब क्वेश्चन बना कौन कौन से कार्बनिक यौगिक होंगे, तो पहला हो सकता है ग्लूकोज हो C6H12O6, दूसरा सुक्रोज हो C12H22O11, तीसरा जो है फिनाल हो सकता है C6H5OH, चौथा यूरिया हो सकता है NH2CONH2। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक मिलेगा। ये जो होंगे ये कार्बनिक यौगिक होंगे, ये कभी आयनों में टूटते नहीं हैं। तो ये आयनों में नहीं टूटते हैं, तो विलयन में जब इनको डाला जाएगा तो एक ही कण रह जाएंगे, और जो इनऑर्गेनिक है वो टूट जाएंगे आयनों में। ठीक है, तो जरा देखते हैं, अगर ये सब नहीं टूटते हैं तो इसका मतलब हो गया ये इनके एक ही कण रह जाएंगे। अब आप देखो, यहाँ पर एक मोलर इसमें है, एक मोल इसमें है, एक मोलर इसमें है, एक मोलर इसमें है, मतलब सबकी मोलरता एक एक है। तो भैया सब में जब बराबर है मोलरता, तो मोलरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मामला आया कण का, अगर NaCl को विलयन में डाला जाए टूट जाता है Na+ और Cl-, एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है, कणों की संख्या 2 है। कुछ समझ में आ रहा है ना, कणों की संख्या 2 है। अगर इसको देखा जाए Na2SO4 को, तो टूटेगा 2Na+ और बना देगा SO4 2-। तो भैया यहाँ देखो Na 2 कण है, ठीक है ना, और यहाँ पर सल्फेट आयन एक कण है, तो 2 कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, अर्थात कणों की संख्या 3 है। ठीक, अच्छा ये देखो कार्बनिक यौगिक है, इसको जल में डालोगे तो टूटेगा नहीं, जैसा है वैसे रह जाएगा, अर्थात कणों की संख्या 1 है। अच्छा ये भी सुक्रोज, ये भी कार्बनिक यौगिक है, तो जैसे जल में डाला जाएगा ये वैसे रह जाएगा, अर्थात कणों की संख्या 1 है। अब आप बताइए, अगर पूछ रहा है कि प्रासरण दाब किसका अधिक है, तो प्रासरण दाब विलयन का एक अणुसंख गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है? अणुसंख गुणधर्म है, अर्थात विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कण जिसमें ज़्यादा होंगे, कण जिसमें ज़्यादा उसका प्रासरण दाब ज़्यादा। ठीक है ना, तो आप बताओ, इसमें 2 कण है, इसमें 3 कण है, इसमें 1 कण है, इसमें 1 कण है, इसका मतलब कण ज़्यादा इसमें है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये सोडियम सल्फेट है इसका प्रासरण दाब अधिक होगा। इसी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वथनांक का उन्नयन भी पूछ सकता है, वाष्प दाब का अवनमन भी पूछ सकता है, और हिमांक का अवनमन भी पूछ सकता है। अगर इसमें पूछे किस विलयन का हिमांक अवनमन कम होगा या अधिक होगा, ये तो जिनमें कणों की संख्या ज़्यादा होगी उनका अवनमन कम होगा, और जिनमें कणों की संख्या अधिक होगी, जिनमें कणों की संख्या कम होगी उसका हिमांक अधिक होगा, और जिनमें कणों की संख्या अधिक होगी उसका हिमांक अवनमन कम होगा। ठीक, ये टॉपिक समझ गए। ठीक, अभी मान लीजिए इसी पर कोई क्वेश्चन दे दे कि जैसे यहाँ पर है प्रासरण दाब किसका अधिक है। अगर यहाँ लिखना हो कि प्रासरण दाब किसका अधिक है, ठीक है, प्रासरण दाब किसका अधिक है, किसका अधिक होगा, किसका अधिक होगा। अब आप जरा समझिएगा किसका अधिक होगा। ठीक, पहला दे दिया है यहाँ पर 1m लिख दिया है, यहाँ पर NaCl, दूसरा दे दिया है 1m, यहाँ लिख दिया है NH4 का होल थ्राइस, PO4 अमोनियम फास्फेट है, तीसरा लिख दिया है यहाँ पर 1m Na2SO4, चौथा लिख दिया है यहाँ पर 1m और लिख दिया है C6H12O6, और पूछ रहा है प्रासरण दाब इनमें से किसका अधिक होगा। तो प्रासरण दाब भैया अणुसंख गुणधर्म है, ये
कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किसकी? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जिसमें कणों की संख्या ज़्यादा होगी उसका परासर दाब ज़्यादा होगा, और जिसमें कणों की संख्या कम होगी उसका परासर दाब कम होगा। तो लो देखते हैं किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इसमें ये पहचान लो कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। तो ये देखो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इसके केवल एक कण होंगे। ये सब में 1m है, मतलब सबकी मोलरता सेम है, तो मोलरता का ज़्यादा कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, आप बताओ NaCl अगर टूटेगा तो Na+ और Cl- कितने कण होंगे भाई? 2 ना। एक Na+ का होगा, एक Cl- का होगा। कणों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगर इसको तोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 3NH4+। कुछ भेजे में आ रहा है? ठीक। फिर है PO4 3-। ठीक है। अब आप बताओ यहाँ इसकी जो कणों की संख्या है ये 3 है, और इसकी कणों की संख्या 1 है, तो 3 एक कितना हो गया? 4 कण हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो टूटेगा तो 2Na+ और बना देगा SO4 2-। यहाँ देखो Na2 है, दिख रहा है ना, और यहाँ पर देखो SO4 2- 1 है, तो 2 1 3 कण है। आप बता दो इनमें 2 कण है, इनमें 4 है, इनमें 3 है, इनमें 1 है। परासरण दाब किसका अधिक होगा? जिनमें कणों की संख्या अधिक होगी परासरण दाब अधिक होगा। तो आप बताओ ऑप्शन कौन सही होगा? तो सेकंड ऑप्शन, इस सेकंड नंबर का ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तो सेकंड पर आप एकदम करेक्ट लगा देंगे। समझ गए होंगे ये कैसे बनता है। एक बार फिर देख लें कि ऐसे है, विलय के कणों की संख्या बढ़ गई है तो परासरण दाब बढ़ जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन बढ़ जाएगा, वाष्प दाब अवनमन बढ़ जाता है, लेकिन हिमांक का अवनमन भैया घट जाता है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक जो लिखा हुआ है ये, इस टॉपिक के बारे में आप जानें। ये चैप्टर विलयन की शान है, यह जान है। ऑस्मोसिस, हिंदी में कहते हैं प्रासरण, इंग्लिश में ऑस्मोसिस। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा अपना एक्सप्लेन करें, ये इसको यहाँ नीचे सेट कर दे रहे हैं, तो इसको आप बहुत आराम से समझिएगा। और वास्तव में टॉपिक तो है गजब का है। ये एक हमने जो है कंटेनर ले लिया है, या आप जो है कोई बर्तन कह दें, ये बर्तन ले लिया है। ठीक, ये बर्तन है, इसमें जो है एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दी है। ये झिल्ली है अर्धपारगम झिल्ली। ये जो झिल्ली बनी हुई है अर्धपारगम झिल्ली है, इंग्लिश में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हिंदी में अर्धपारगम झिल्ली है। इधर जो है सांद्र विलयन भर दिया है, यह है, और इधर भी जो है विलयन भर दिया है। ये तन विलयन है, ये तन विलयन है, इधर सांद्र विलयन है। एक तरफ तन विलयन है, एक तरफ सांद्र विलयन है। ठीक, एक तरफ तन विलयन है, एक तरफ सांद्र विलयन है। अच्छा, और बटे किससे हैं? SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हिंदी में कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। ये ऐसी झिल्ली होती है जिनमें से केवल विलायक के कण आर पार जा सकते हैं, विलय के कण आर पार नहीं निकल सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम देखते क्या है कि यहाँ से तन विलयन से विलायक निकलता है और निकलकर सांद्र विलयन में जाने लगता है। बता दो कहाँ से निकलता है? सर जी, तन विलयन से कौन निकलता है? विलायक। और कहाँ जाता है? सांद्र विलयन में। तन से निकलेगा, सांद्र में जो है जाएगा, ये तन विलयन से निकलेगा और सांद्र विलयन में विलायक जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए कब तक जाएगा? जब तक दोनों की सांद्रता इक्वल नहीं हो जाती है तब तक यह क्रिया चलती रहेगी। कहाँ से निकलता है? तन विलयन से। कौन निकलता है? विलायक। किस में जाता है? सांद्र में जाता है। ठीक है,
तन विलयन से निकलेगा, सांद्र में जाएगा, और कब तक प्रक्रिया होगी? जब तक दोनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती है तब तक। और ये प्रक्रिया स्वतः होती है, ये प्रक्रिया जो होती है ये प्रक्रिया स्वतः होती है। अच्छा, अब मान लीजिए इसके स्थान पर कोई दूसरा कंटेनर ले लेते हैं, इसको साइड में लगा देते हैं। एक दूसरा अगर यहाँ पे बना दिया जाए ये ऐसे, और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसको हम बीच में ऐसे सेट कर देते हैं, ऐसे ये, और ऊपर जो है भर दिया है विलायक। ये विलायक है, ये विलायक सॉल्वेंट आप कह सकते हो, ये विलायक है, और नीचे जो भर दिया है ये विलयन भर दिया है। नीचे जो भर दिया है ये विलयन है, विलयन। अब आप बताओ, विलयन और विलायक अगर बटे हुए हैं, पृथक किए हुए हैं, तो उस झिल्ली का क्या नाम है? आप कहोगे अर्ध पारगम झिल्ली। इसको बोलते हैं अर्ध पारगम झिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शॉर्टकट में SPM। ये विलयन भरा हुआ है, ये विलयन है, और ऊपर विलायक है। विलयन और विलायक अगर पृथक हैं तो वह है अर्धपारगम झिल्ली से। अब हम क्या देखते हैं, विलायक अपने आप यहाँ से निकलता है, अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए विलयन में स्वतः जाने लगता है। ये स्वतः अपने आप जाने लगता है, ये स्वतः अपने आप जाने लगता है, माने स्वतः प्रवाह बोलते हैं इसको। ये है स्वतः प्रवाह, प्रवाह मतलब बहना, ये स्वतः बहने लगता है। इसी प्रक्रिया को प्रासरण कहते हैं, इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। अब आपको बोलना हो कि ऑस्मोसिस क्या है, तो आप कह सकते हो विलायक के अणुओं का, किसका? विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलायक से विलयन की ओर, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलायक से विलयन की ओर, या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाही प्रासरण कहलाती है। क्लियर है? स्वतः प्रवाही प्रासरण कहलाती है। अगर आपको अब डिफिनेशन देखना है तो डिफिनेशन में आपको जो है समझाया दे रहा हूँ कैसे क्या है, और इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ये डिफिनेशन है इसका, 1 मिनट के अंदर इसको नोट कर लें, फिर अगला टॉपिक हम जो है बता दे रहे हैं। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया होगा, ठीक है? कोई क्वेश्चन वोश्चन तो नहीं है? चलिए ठीक, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट के माध्यम से जो है पूछ लीजिएगा हमसे। अगला टॉपिक देखते हैं। ये लिखा है प्रतिप्रासरण, ये तो उससे भी गजब का टॉपिक है ये। मतलब आज की जो क्लास है, मतलब विलयन की ज़बरदस्त क्लास, इसको कहते हो ज़बरदस्त क्लास। मतलब इसमें जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सब के सब आज आपको मिल जाएंगे, ठीक? और यूपी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं ये। देखिए पिछले साल ही 2025 में आया हुआ है ये प्रतिप्रासरण, या दूसरा नाम प्रतिलोम प्रासरण है, इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। घरों में लगा होगा आरओ, आपके घर में, सबके घर में आरओ लगा होगा, उसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हमको ये जानना है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है? हार्ड नोट कर लीजिए। चलिए इसको पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं। अब इसको बढ़िया समझिएगा, मन लगा के समझिएगा। मन नहीं लगेगा तो बता देना, है ना भाई? अभी बता देना कि मन लग कहाँ रहा है। अगर इसमें नहीं लग रहा है तो कहीं और लगा होगा, लेकिन अब कहीं और लगाने का कोई मतलब रह नहीं गया है, क्योंकि मामला बोर्ड एग्जाम का है, ठीक है? मामला बोर्ड एग्जाम का है, इसलिए ज़्यादा मन मत लगाइएगा। ये अर्धपारगम झिल्ली बना दी है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें विलयन भर दिया है। विलयन में एक विलय होता है, एक विलायक होता है। एक विलय है, एक विलायक है। ये भर दिया है विलयन, इसको हमने लिख दिया है, ये विलयन है ये। और इसमें जो है विलायक भर दिया है, ये विलायक है।
ये विलायक है, ये इस पर जरा एक पिस्टन लगा देता हूं मैं। पिस्टन से क्या होगा, कचकचा के इस पर दाब लगाएंगे इसका। ये इस पर जरा पिस्टन लगा देता हूं, एक पिस्टन लगा देता हूं यहां से, और पिस्टन के द्वारा इस पर दाब लगाएंगे। ये पिस्टन है, इसको पी से लिख दिया है, पिस्टन। ठीक, अब हम लोग देखते क्या है, शुरुआत में होता क्या है, ये विलायक के अण यहां से निकलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए विलयन में अपने आप आना शुरू कर देते हैं। ठीक, अब ये ऐसे अगर आ रहे हैं, ये अगर ऐसे इसमें अपने आप आ रहे हैं, स्वतः आ रहे हैं, तो इससे पहले हमने बताया था अगर विलायक अर्धपारगम झिल्ली में से निकलकर विलयन में स्वतः आ रहा हो तो इसको बताया था ये प्रासरण है। कुछ समझ में आ गया होगा, ये प्रासरण है। अब ये इसमें आ रहा है तो हम अगर यह पता लगा ले आखिर इसमें आ क्यों रहा है, तो पता चला भैया जगह खाली है तो हम आ रहे हैं, और जगह जब नहीं खाली होगा तो हम कैसे आएंगे, तो पता चला इसमें स्पेस है तो बंदा ये आ रहा है। अब हमने क्या किया, पिस्टन से इस पर दाब लगा दिया। पिस्टन से इस पर दाब लगा रहा हूँ और देख रहा हूँ, पिस्टन से दाब लगाया जा रहा हूँ और देख रहा हूँ, अभी ये आ रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है, दाब और बढ़ा रहा हूँ और ये आ रहा है, दाब और बढ़ा रहा हूँ। अब पता चला कि विलायक अब आना बंद कर दिया है, विलायक अब आना बंद कर दिया है। अब पता चला यह दाब प्रासरण दाब से अधिक लगाया गया है, यह दाब जो है प्रासरण दाब से अधिक लगा दिया गया है। मतलब जिस दाब पर विलायक का आना रुक जाता है उसी दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। जिस दाब पर विलायक विलयन में आना बंद कर देता है उस दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। अब बताओ भैया, प्रासरण दाब अगर 6 ATM लगा दिया है तो 6 ATM पर विलायक विलयन में नहीं आ रहा है, लेकिन अब कोई लड़का कहे सर हम 8 ATM दाब लगा दें, तो अब जरा सोचो, अगर 6 पर ये विलायक विलयन में नहीं आ रहा है तो 6 को हम कहेंगे प्रासरण दाब, कितने को, 6 को कहेंगे प्रासरण दाब। अब प्रासरण दाब पर विलायक विलयन में नहीं आता है, अगर यह दाब 6 के बजाय 8 ATM लगा दिया जाए एटमॉस्फेयर, तब क्या होगा, तब इसमें यह होगा जो विलयन में विलायक है विलयन से निकलेगा विलायक में जाएगा। बता दो कहाँ से निकलेगा, विलयन से निकलेगा और विलायक में जाएगा। अब आप बता दो, विलायक से विलयन में गया तो प्रासरण, अब विलयन से विलायक में आ रहा है तो ये क्रिया उल्टा तो है। अगर ये क्रिया उल्टा है तो इसका मतलब अगर विलायक से विलयन में गया तो प्रासरण, और अगर विलयन से विलायक में गया तो ऐसी प्रक्रिया को ही प्रतप्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। कुछ भेजे में आ रहा है, चलो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। अब ज़रा डिफिनीशन देख लेते हैं इसका। डिफिनीशन जो है लिख लीजिएगा, ये इसको अब आप सब समझो इसको। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट के माध्यम से एक बार जो है बता दीजिएगा कि हाँ हमको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, वैसे समझ जाएंगे। ये जब विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलायक विलयन से निकलकर विलयन से विलायक की ओर जाने लगता है। यह प्रक्रिया प्रतप्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण कहलाती है। अब इसका अगर उपयोग कहें तो उपयोग देखो, समुद्री जो जल होता है वो खारा होता है, उस पर अगर यह प्रक्रिया करा देंगे तो नमक अलग हो जाएगा, शुद्ध जल अलग हो जाएगा। तो ये लिखा है इसका प्रयोग जो समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने में होता है। लेकिन अब समुद्र का जल बहुत ज़्यादा होता है, सबको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जितना भी हो सकता है बड़े बड़े शहरों में बदला जाता है। अच्छा दूसरा देखो, आप लोग के घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए आरओ का प्रयोग किया जाता है। आरओ का पूरा नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। घर में ही है ये,
और पता ही नहीं चला कि रिवर्स ऑस्मोसिस है। आज पता चला कि नहीं भैया जो है ये रिवर्स ऑस्मोसिस है, यही तो प्रतिप्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण है। कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा, टॉपिक क्लियर है, ठीक। तो आज का जो टॉपिक था जब गजब गजब का टॉपिक था। यह देखो ये आ गया क्वेश्चन, देखो 2022-2023 में, देखो ये क्वेश्चन 2022-2023 में आया हुआ है। इधर समझाया कि नहीं, इधर क्वेश्चन आ गया। यही तो लक्ष्य है मिशन 30 का। मिशन 30 का यही लक्ष्य है कि जितने भी अंसाल में क्वेश्चन है 2022-2023 में आया हुआ। देखिए क्या लिखा है, प्रतिप्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण से आप क्या समझते हैं बताए दो। आज ही समझा है, आज ही समझ गए हैं इसको जो है। और उदाहरण से समझाइए। उदाहरण क्या, घर में आरओ के रूप में भर भरा कर पानी आता है उसमें, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये इससे पहले एक टॉपिक इसमें रहा होगा, अब जाने प्रासरण दाब। अगला टॉपिक है प्रासरण दाब। ये बिलेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़बरदस्त आते हैं भाई। इसके न्यूमेरिकल मतलब हर एक साल 2 नंबर में जरूर आते हैं। प्रासरण दाब से जो है न्यूमेरिकल गजब का आता है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है प्रासरण दाब, इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब अब प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए दाब लगा दीजिए कचकचा कर। अब दाब लगा देंगे तो प्रासरण की क्रिया जो है रुक जाएगी। कौन सी क्रिया रुक जाएगी, प्रासरण की क्रिया रुक जाएगी। और प्रासरण की क्रिया अगर रुक गई और जितने दाब पर रुक गई, उसी दाब को दाब ना कहकर प्रासरण दाब कहते हैं। मतलब सामान्य भाषा में आप यह कह सकते हो कि प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही प्रासरण दाब कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए अगर देखा जाए, टॉपिक तो लिख लिया होगा 2025 में। देखो 2025 में गजब का है ये सब, 2025 में आया हुआ है। इसको थोड़ा किनारे लगा देते हैं, ठीक है। अब जरा देखो कैसे क्या है, इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं ये, ठीक। इसके लिए हमने एक जो है बर्तन ले लिया है, ये बर्तन है, ठीक। बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। अर्धपारगम झिल्ली है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वह झिल्लियाँ जिनमें से केवल विलायक के और आर पार जा सकते हैं, विलेय के और आर पार नहीं जा सकते हैं, ऐसी झिल्लियों को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अगर कोई पूछ ले कि अर्धपारगम झिल्ली क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, तो बता देगा वही झिल्लियाँ जिनमें से विलायक के और आर पार निकल सकते हैं परंतु विलेय के और आर पार नहीं निकल सकते हैं, ऐसी झिल्लियों को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है, आगे बताया जाएगा। तो बीच में एसपीएम लगा दिया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर विलायक है, इधर विलेन है, और विलेन पर पिस्टन लगा दिया है, पिस्टन। अब क्या होता था, विलेन पर पिस्टन लगा दिया है। अब देखो, अब इसमें ऐसा होता था कि विलायक यहाँ निकल कर विलेन में आ रहा था, विलायक से निकलकर विलेन में आ रहा था। अब बताओ कौन आ रहा था, विलायक कहाँ से निकलकर, विलायक से निकलकर विलेन में आ रहा था, ठीक। अब हम ये चाहते हैं कि भैया ये विलायक अब निकलकर विलेन में ना आवे, तो पहले हमको ये पता लगाना होगा कि आखिर विलायक विलेन में क्यों आ रहा था। तो भैया एक बार हम गए थे गांव में, तो शादी वादी का थोड़ा कार्यक्रम था, तो लोगों ने बताया कि आज वहाँ जो है सपना चौधरी आने वाली हैं। तो इतनी ज़बरदस्त भीड़ हो गई वहाँ पर, इतनी ज़बरदस्त भीड़ हो गई। सपना चौधरी आई, लेकिन उनके डांस करने के लिए वहाँ स्थान ही नहीं बचा। अब वहाँ डांस करने के लिए स्थान भी नहीं बचा, तो अब बताओ क्या सपना चौधरी डांस कर सकती हैं? नहीं ना। क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि डांस करने के लिए स्पेस चाहिए। इसका मतलब वो चाहकर भी डांस नहीं कर पाई, क्योंकि डांसर तो गजब की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये विलायक इसमें आ रहा है, इसका मतलब खाली स्थान होगा। अब खाली स्थान अगर है तो भैया विलायक आएगा ही। अगर हम पिस्टन के द्वारा दाब लगा दें, तो दाब लगा देंगे तो अब जो खाली स्थान था वो नहीं रह जाएगा। तो खाली स्थान जब नहीं रह जाएगा तो विलायक चाहकर भी विलेन में आ नहीं सकता है, अर्थात विलायक का विलेन में आना रुक जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि प्रासरण की क्रिया रुक जाएगी। अब बताइए, प्रासरण की क्रिया अगर रुक गई है, प्रासरण की क्रिया रुक गई अगर है, तो आप बताइए, तो अब प्रासरण की क्रिया रुक गई है, तब जितना जो दाब लगाया है पिस्टन के द्वारा, अतिरिक्त दाब, क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब तो पड़ ही रहा है, अतिरिक्त दाब जो लगाया है उसी दाब को प्रासरण दाब कहते हैं।
तो इसका डिफिनेशन कभी भी लिखना हो तो हम लिख सकते हैं अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किए हुए विलयन से विलायक, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन से पृथक किए हुए विलयन से विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए पिस्टन के द्वारा लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब। अतिरिक्त क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब तो लगा ही है। अतिरिक्त दाब इसलिए कह रहा हूँ कि वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त दाब लगा दिया जाए जिससे विलायक विलयन में ना जा पावे, अर्थात प्रासरण की क्रिया रुक जाए। तो इसी दाब को दाब ना कहकर प्रासरण दाब कहते हैं। ठीक है, चलिए डिफिनेशन अगर आपको लिखना है तो ये डिफिनेशन लिख दिया है हमने, एक बार इसको नोट कर लें। लिख लिया होगा। चलिए अब अगला जो टॉपिक आता है अर्थन गुणधर्म हो गया है, मोल प्रभाव पर आधारित क्वेश्चन, मोललता पर आधारित क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल्स में है, बहुत आते हैं। एक टॉपिक इसमें है पीपीएम में सांद्रता। ये पीपीएम में सांद्रता पूछा जाता है। पीपीएम में सांद्रता ये 2024-2025 में ये जो है आया हुआ है, साल में आप चेक कर लेंगे 2025 और 2024 में आया हुआ है पीपीएम में सांद्रता। इसका पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसका पूरा जो नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये मिलियन मतलब 10 लाख का मामला है। जिस दिन आपके पास 10 लाख रुपया हो जाएगा तो हम कहेंगे भैया 1 मिलियन जो है आपके पास हो गया है। तो मिलियन विलियन जब आ जाए तो 10 लाख का मामला है। पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, ये हमको जानना है कि क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। तो याद रखिएगा इसमें जो विलयन है, जो विलयन हो वो 10 लाख हो। अब हमने कह दिया 10 लाख तो मामला 2 है। अगर ग्राम में होगा तो भैया ग्राम में काउंट होगा, अगर ml में होगा तो ml में होगा। माने जो नापने वाला होगा ml में होगा, जो तौलने वाला होगा वो ग्राम में होगा। गैस होगा तो ml में होगा, अगर कोई जो है ठोस पदार्थ है तो भैया ये ग्राम में होगा, या लिक्विड विक्विड होगा तो ml में होगा, ये सब होगा। तो विलयन 10 लाख ग्राम हो या 10 लाख ml हो, अगर विलयन 10 लाख ग्राम है तो विलय को हम ग्राम में लेंगे, विलय को ग्राम में लेना है, ठीक है ना। अगर विलयन ml में है, 10 लाख ml में है तो विलय को हम जो है ml में ले लेंगे, विलय को ml में ले लीजिएगा। ml मतलब मिलीलीटरों में। तो हम कह सकते हैं 10 लाख विलयन में उपस्थित, 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित, कितने लाख, 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को, विलय के ग्रामों की संख्या को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। पूरा नाम पार्ट्स पर मिलियन। अब मान लो आपको लिखना है तो नहीं लिख पा रहे हैं तो हम भैया लिखे दे रहे हैं। अब कैसे लिखा जाएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो समझ में तो आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो घबराना नहीं है, फिर बता दिया जाएगा कि हम भागे नहीं जा रहे हैं। लिखेंगे 10 लाख, इसी को 1 मिलियन कहते हैं। 10 लाख ग्राम विलयन, विलयन कितना हो, 10 लाख, 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलय, उपस्थित विलय के ग्रामों, विलय के ग्रामों, विलय के ग्रामों, विलय के ग्रामों की संख्या को पीपीएम, पूरा नाम
पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख में सांद्रता कहते हैं, में सांद्रता कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना? ये अब मान लीजिए भैया इसका फार्मूला, तो भैया आपसे ज़्यादा फार्मूला में कोई जानता वानता नहीं है, तो बिलियन की पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता यहाँ लिखेंगे, विलय का आयतन, अगर आयतन लिया है तो ml में, बटे में बिलियन का आयतन, यह भी ml में होगा, बिलियन का आयतन ये भी ml में होगा, बिलियन का आयतन ये भी ml में है। अब 10 लाख से गुणा करेंगे तो 10 लाख में शायद 10 पावर 6 कहा जाता है, ये बन जाएगा। ठीक, ये 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। विलयन की पीपीएम में सांद्रता इक्वल टू विलय का आयतन ml में होना, अगर ml में है तो ml में बन जाएगा, ग्राम में है तो ग्राम में हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें होगा उसी में बन जाएगा भाई। तो अगर ml में है तो ये भी ml में होगा, और 10 पावर 6 बोले तो 10 लाख, और 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। अब मान लो उदाहरण पूछ ले कि उदाहरण बताइए, तो याद रखिएगा, अगर पता चले सल्फर डाइऑक्साइड का 8 ppm में सांद्रता है, अब लो भैया 8 ppm में सांद्रता है, अभी तो कहो 8 ppm कहा, 8 pm नहीं कह दिया है, नहीं 8 pm कहता तो कुछ और हो जाता। 8 ppm इसका मतलब ये हो गया कि सल्फर डाइऑक्साइड 8 ml है, और जो विलयन है वो विलयन 10 लाख है। कितना है? 10 लाख। 10 लाख ml में सल्फर डाइऑक्साइड 8 ml घुला हुआ है, ठीक है। कितने ml में? 10 लाख ml में सल्फर डाइऑक्साइड 8 ml घुला हुआ है। दिमाग में बैठा दिया है, और ये इम्पॉर्टेंट है, अभी बताया है किस सन में आया हुआ है, इसको मैंने बताया किस सन में आया हुआ है, इसको आप नोट कर लें, पहले अच्छे से नोट कर लो इसको, ठीक है। जो भी 30-32 दिन बचे हुए हैं मन लगा कर पढ़ लो, है ना। 30 दिन में अगर आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो परसेंटेज तो गजब का आएगा। अरे उसके बाद 2-3 महीना जो भी बचा है चलना मेरे साथ, हम घुमा देंगे तुम लोग को, ठीक है। लेकिन इसको जब बहुत गजब से अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है, ठीक, क्लियर। कोई दिक्कत, कहीं को तकलीफ, कहीं कुछ दिक्कत है, ठीक। तो इसमें न्यूमेरिकल कभी कदाप आया है, अन्यथा क्लोरोफार्म एक आता है कैंसर जन्य वाला, जो भी बाकी सब मामला इसका जो है क्लियर है। तो आप समझ गए होंगे पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, ये सब बता दिया है। भार प्रसन्नता बता दिया गया, आयतन प्रसन्नता बता दिया गया, भार प्रसन्नता भी बता दिया गया है, मोल प्रभाज या मोल अंश बता दिया गया है, संबंध बता दिया गया है। लगभग 80% जो है हम अपना सिलेबस पहले लेसन का पूरा कर चुके हैं। 20% जो बचा हुआ है उसके बारे में जो है थोड़ा चर्चा करने वाले हैं, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके अगला जो 20% बचा हुआ है न्यूमेरिकल, इसके जितने भी न्यूमेरिकल बताए जाएंगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसी में से न्यूमेरिकल आने वाला है। न्यूमेरिकल उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आने वाला। अगर बिलियन को उसने टच किया, यूपी बोर्ड ने अगर बिलियन से क्वेश्चन बनाया तो जान लीजिए इन्हीं में से आने वाला है। अब इसमें दिक्कत ये है कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाए हैं, आप रिवाइज नहीं कर पाए हैं, मैंने पढ़ाया और आप पता नहीं क्या कर रहे थे। तो अब ये सब हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम है उसको बताना। अगर आपको न समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे जो है पूछ लीजिएगा, ठीक।